ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आंध्र प्रदेश के एक गांव से शांति कुंज आई दामिनी, जिनके पति अनिल बिना कुछ बताए कहीं चले गए थे, को परम पूज्य गुरुदेव ने आश्वासन दिया था कि उनके पति जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। उनके पति के स्वप्न में अवधूत सन्यासी आए और उनके आदेश का पालन करते हुए अनिल शांति कुंज आ पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपनी पत्नी दामिनी से हुई। परम पूज्य गुरुदेव की इस चमत्कारिक कृपा के आगे दोनों पति पत्नी नतमस्तक हो गए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह सिर्फ संयोग ही नहीं था कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी शांति कुंज आए और कुछ ही देर बाद इसी राज्य में विपक्ष के प्रमुख प्रभावशाली नेता भैरव सिंह शेखावत के हरिद्वार पहुंचने की खबर मिली। ये संदेश भी कि वे भी गुरुदेव से मिलने आ रहे हैं। शेखावत जी तब मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे और राजस्थान में जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी कहलाई, की रीढ़ समझे जाते थे। कहना कठिन है कि उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के शांति कुंज आने की सूचना थी या नहीं। यही बात हरिदेव जोशी के लिए भी कही जा सकती है। लेकिन शांति कुंज के जीवन साधना सत्र में शामिल परिजनों का मानना था कि यह सिर्फ संयोग ही नहीं है। इस मिलन के लिए नियति का कोई विधान या गुरुदेव की कोई सूक्ष्म प्रेरणा विद्यमान थी। उन दिनों और आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे संगठनों के सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों के कठोर आलोचक होते थे। निजी तौर पर उनमें कितना ही मेल मिलाप रहता हो, लेकिन सार्वजनिक अवसरों और स्थानों पर वे कम ही मिलते जुलते थे। इन स्थितियों से परिचित, अपने विश्वासों में मगन शिविरार्थी कांग्रेस और जनसंघ के दो बड़े नेताओं के आगे पीछे शांति कुंज आने की सूचना से विस्मित थे। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी शांति कुंज पहुंचने पर 5-7 मिनट तक स्वागत कक्ष में रुके और फिर गुरुदेव के पास चले गए। इसके 15-20 मिनट बाद ही शेखावत जी ने भी आश्रम परिसर में प्रवेश किया और वे भी कुछ ही मिनटों में गुरुदेव के पास चले गए। शांति कुंज पहुंचने पर उन्हें पता चल गया था कि जोशी जी आए हुए हैं। बाहर किसी मंच या अवसर पर शायद ही कभी साथ दिखाई देने वाले इन नेताओं का ये मिलन अनोखा था। करीब आधा घंटे दोनों गुरुदेव के पास रहे और कुछ अंतर से वापस चले गए। उन्होंने गुरुदेव से क्या बातचीत की, कुछ नहीं पता। इस मुलाकात के 3 सप्ताह बाद राजस्थान सरकार ने 2 निर्देश जारी किए। एक निर्देश ब्याह शादियों में अनाप शनाप खर्च रोकने के लिए था। दूसरे निर्देश में धार्मिक स्थलों पर किसी को भी आने जाने से रोकना आपराधिक करार दिया गया था। यद्यपि हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश का कानून पहले से मौजूद था, नए निर्देश में उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन को कुछ अधिकार दिए गए थे। जिन परिजनों को इन दोनों नेताओं के शांति कुंज आने की बात पता थी, वे राजस्थान सरकार के निर्देशों को उस मुलाकात के संदर्भ में ही देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस निर्णय में गुरुदेव की प्रेरणा का ही असर रहा होगा। मार्च 1977 में हुए आम चुनावों में कांग्रेस के हार जाने पर पार्टी की कार्यकारिणी समिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने एक बात हरिद्वार के एक संत का हवाला देते हुए कही थी। उनका मानना था कि पिछले 2.25 साल में हम लोगों ने जो ज्यादतियां की है, उसी का परिणाम पराजय के रूप में देखने को मिला है। 1977 के चुनाव के पहले ही नहीं, आपातकाल के दिनों में भी परम पूज्य गुरुदेव के पास विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्षस्थ नेताओं का आना जाना बढ़ गया था। जनवरी 1977 में आम चुनाव की घोषणा के बाद तो शांति कुंज आने वाले राजनेताओं का आना जाना अचानक बढ़ गया। ये सिलसिला महीने भर तो बहुत तेजी से चला। उस समय के उपलब्ध विवरणों के अनुसार केंद्र और राज्यों की राजनीति में सक्रिय 50 से ज्यादा शीर्षस्थ नेता गुरुदेव के पास आए। ज्यादातर इस आशा अपेक्षा से आए थे कि उनके दल को या उन्हें गुरुदेव का समर्थन मिलेगा, इसके लिए अनुरोध करेंगे। उनका समर्थन मिल गया तो चुनाव में गायत्री परिवार के सदस्यों की एक बड़ी संख्या कार्यकर्ता के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। इस उम्मीद से आए नेताओं को निराश ही होना पड़ा। गुरुदेव ने उन्हें समय तो दिया, पर अपने परिजनों के लिए कोई संदेश निर्देश देने की बजाय उन नेताओं को राजधर्म निभाने के लिए ही
चुनाव में उतरने की सलाह दी। यह परामर्श आगंतुक अतिथियों की मनःस्थिति और पृष्ठभूमि के अनुसार व्यावहारिक दृष्टि से थोड़ा अदल बदल जाता था, लेकिन जोर राजधर्म के निर्वाह पर ही होता था। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध सन्यासी ने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। वे महात्मा होते हुए भी राजनीति में दखल रखते थे और इसी हिस्सेदारी के चलते आपातकाल के दौरान करीब 1 वर्ष तक कारावास में भी रह आए थे। गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप अपने अंतःकरण की प्रेरणा के अनुसार चलें। सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि राजनीति आपका वास्तविक कार्यक्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र में आप आपद धर्म निभाने के लिए जा रहे हैं। उद्देश्य पूरा होते ही लौट आएंगे। उन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्यामाचरण शुक्ल भी एक दिन अचानक शांति कुंज पहुंचे। यूं वे पहले भी आते जाते रहे थे, लेकिन इस बार उनके आने की सूचना कुछ घंटे पहले ही मिली। श्यामाचरण शुक्ल इस तरह शांति कुंज आया जाया करते थे जैसे गायत्री परिवार के ही कार्यकर्ता हों। यही नहीं, वे अपने क्षेत्र में होने वाले यज्ञ सम्मेलनों में भी कार्यकर्ता की हैसियत से शामिल होते थे। इसलिए उनके प्रवास का जो भी अर्थ लगाया जाए, आश्रम के वरिष्ठ कार्यकर्ता अच्छी तरह समझ रहे थे कि उनकी यह यात्रा व्यक्तिगत ही होगी। शांतिकुंज के परिसर में कदम रखते ही उन्होंने और स्पष्ट कर दिया। उनके स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ता द्वारा अभिवादन करते ही उन्होंने तपाक से कहा, मैं गुरुदेव से अपनी पार्टी के लिए समर्थन या आशीर्वाद लेने नहीं आया हूँ। इस बार यहाँ आने का उद्देश्य उनसे सिर्फ आत्मबल मांगना है। मुख्यमंत्री महोदय उन कार्यकर्ता के साथ कुछ मिनट कार्यालय में रुके और वहीं से गुरुदेव के पास चले गए। उन दिनों शांतिकुंज में चल रहे शिविर में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी अच्छी संख्या में थे। राज्य के मुख्यमंत्री के यहाँ आने की सूचना पाकर वे इकट्ठे होने लगे। कुछ ने अनुरोध किया कि संभव हो तो मुख्यमंत्री शिविरार्थियों से मिलें और मध्य प्रदेश के लोगों को भी संबोधित करें। इस बारे में मुख्यमंत्री की इच्छा और सुविधा के अनुसार ही कोई निर्धारण करने की बात कही गई। कुछ ही मिनटों बाद यह सूचना आ गई कि श्यामाचरण शुक्ल 15-20 मिनट कार्यकर्ताओं से अपने अनुभव और विचार बांटेंगे। गुरुदेव से मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीचे उतरे और सभागार में शिविरार्थियों से मिले। उन्होंने साधकों और परिजनों से अनौपचारिक संवाद किया जो न किसी अखबार में छपा और न ही रिकॉर्ड किया गया। उसका विवरण आश्रम के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की दैनंदिनी में दर्ज है। श्यामाचरण शुक्ल इस संवाद के आरंभ में ही मध्य प्रदेश से आए परिजनों और संगोष्ठी में आए अन्य प्रांतों के कार्यकर्ताओं के लिए श्यामा भैया बन गए थे। उन्होंने शुरुआत ही इस तरह की थी कि वे राजनेता कम और गायत्री परिवार के सदस्य ज्यादा लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव से पहली मुलाकात 1967 के आसपास रायपुर में हुई थी। तब उनने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया ही था और शुरुआती दिनों में स्वाभाविक उभरने वाला जोश मन में भरा हुआ था। जोश इस तरह कि प्रतिद्वंदी को पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं करें, उसे नष्ट कर देने के लिए आतुर हो उठे। रायपुर महायज्ञ में श्यामा भैया राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, स्वयं सेवक की हैसियत से शामिल हुए थे। फिर भी मन में इसका राजनीतिक लाभ मिलने की ललक तो थी ही। क्षेत्र के दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी आयोजन में शामिल थे। अपने अनुभव और लगन के कारण वे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे थे। उस क्षेत्र के नागरिक भी उन्हें महत्व दे रहे थे। श्यामा भैया और उनके सहयोगियों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दूसरी पार्टियों के सदस्यों को अलग थलग रखने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। इस पर स्वयं सेवकों ने सोचा कि गुरुदेव से बात करनी चाहिए। उनके सामने इन लोगों की कलई खोल दी जाए कि ये लोग किस तरह समाज को तोड़ने में लगे हैं और सांप्रदायिक जातीय विद्वेष फैला रहे हैं। इस इरादे से वे डाक बंगले पर पहुंचे जहां गुरुदेव के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तीसरे पहर का समय था। गुरुदेव अभ्यर्थियों से घिरे बैठे थे। श्यामा भैया ने एक पर्ची में कुछ लिखा और गुरुदेव के प्रणाम करते समय उनके चरणों में उसे रख दिया। गुरुदेव ने श्यामा भैया के सिर पर हाथ फेरा और पर्ची उठा ली। खोलकर देखा, पढ़ा और कहा, आधा घंटे बाद। श्यामा भैया ने पर्ची में अलग से अकेले मिलने के लिए समय मांगा था। गुरुदेव के आधा घंटे बाद कहने पर उन्होंने और उनके सहयोगियों ने बाहर ही इंतजार करना ठीक समझा। वे अधीर हो रहे थे क्योंकि मिलने वालों का तांता लगा हुआ था।
15-20 मिनट में ही धैर्य डिगने लगा। पता नहीं गुरुदेव से मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं। आधा घंटा बीतने को था और कक्ष के भीतर 8-10 लोग गुरुदेव से चर्चा की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्यामा भैया के एक साथी ने दरवाजे से भीतर झांका और तुरंत बाहर निकलकर कहा, अभी हमें कम से कम 15 मिनट और रुकना पड़ेगा। वो साथी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि भीतर से एक स्वयंसेवक आया और उन युवा कार्यकर्ताओं को अंदर ले गया। इस बार गुरुदेव से जिस कक्ष में मुलाकात हुई वहां श्यामा भैया, उनके साथी और गुरुदेव के अलावा और कोई नहीं था। जिस जगह गुरुदेव बैठे थे वहां दाई और दीवार में तख्ती लगी थी। उस पर लिखा था, अपनी बात 5 मिनट में पूरी कर लें। पर्ची देखकर विचार आया कि अपनी बात संक्षेप में और जल्दी ही कह देनी चाहिए। मन में ये बात आई ही थी कि गुरुदेव ने कहा, इत्मीनान से बताइए, निसंकोच। लगा कि गुरुदेव ने उनके विचारों को पढ़ लिया है और भीतर जाग रही सतर्कता को इंगित करते हुए निश्चिंत कर दिया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।